गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षण के सिद्धांत। कल भी हम लोगों ने शिक्षण सिद्धांतों पर चर्चा किया था कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है, शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी एक अध्यापक को क्यों होनी चाहिए। ये मैंने बताया था आपको कि अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अपने विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे पहला सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत। कभी कभी आप देखते हैं, व्यावहारिक रूप देखिए, सैद्धांतिक छोड़ के व्यावहारिक रूप में आइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में बैठे बैठे विद्यार्थी बोरियत महसूस करते हैं। जब विद्यार्थी बोरियत महसूस करता है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, यानी शिक्षण बोझिल हो जाता है। और ये तब होता है जब कोई लंबा क्लास चल जाए, लंबा खिंच जाता है क्लास, तो ऐसा होता है, अथवा शारीरिक कार्य अधिक किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में छात्र जब शिक्षण में रुचि लेना बंद कर देता है तो शिक्षण के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई उसका औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। यानी कहने को कहा जाए कि शिक्षण हो रहा है लेकिन अधिगम नहीं हो रहा है, और शिक्षण अधिगम दोनों होना चाहिए। जबकि अब अगर देखें तो छोटी कक्षाओं में ये ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षण के दौरान शिक्षक को ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे छात्र ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन का आनंद भी ले सकें। तो यहाँ पर शिक्षक को अगर शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी है तो वो शिक्षक अपने क्लास को बोरियत नहीं होने देगा। अतः शिक्षक को मनोरंजन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे अध्यापक कक्षा को सफल बना सके, अपने शिक्षण को सफल बना सके और अपने बात को अपने विद्यार्थियों तक बेहतर ढंग से पहुंचा सके। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये क्रियाशीलता क्या होता है? स्पष्ट है, साफ जाहिर हो रहा है कि बालक स्वभावतः क्रियाशील ही होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटीज। अब बालक में कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, ये हम लोग चर्चा किए हैं, जो उसे निरंतर प्रेरित करती रहती है, निरंतर उसे उत्तेजित करती रहती है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए। अर्थात कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। आप जितना अवसर विद्यार्थियों को देंगे उतने ही वो क्रियाशील रहेंगे और उतना ही आपका शिक्षण बेहतर होगा। क्योंकि जो आज की शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा दिया जाना चाहिए। बालक क्या चाहता है, बालक की रुचि, बालक की योग्यता, बालक की अभिक्षमता, बालक के आकांक्षा स्तर को ध्यान में रख करके जब आप शिक्षण कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बालक को सफलता मिलेगी। हमने इस संबंध में एक बात कहा भी, कोट भी किया, रूसो का एक विचार है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। अर्थात बालक की रुचि, योग्यता, आकांक्षा स्तर को आप जानिए। एज ए टीचर आपको बालक का अध्ययन करना है, तब आप उसका मार्गदर्शन कर पाएंगे। दूसरा कोटेशन मैंने आपको बताया था फ्राबेल का कि विद्यालय एक उपवन है, अध्यापक एक कुशल माली है और बालक एक कोमल पौधा है। जिस तरह से माली पौधे को काट छांट करके उपवन में उसको सुंदर बनाता है, वही काम अध्यापक का है विद्यालय में कि वो अपने विद्यार्थियों को गलत एक्टिविटीज से रोके, सही एक्टिविटीज में लगाए और उनका मार्ग प्रशस्त करे, उनको आगे बढ़ने में अपना सहयोग प्रदान करे। तो इसलिए छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय रखना चाहिए और छात्र कक्षा के दौरान या क्लास में जितने सक्रिय रहेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, उतना ही शिक्षण या उतना ही उनका ज्ञान अस्थाई होगा। और जब ज्ञान अस्थाई होगा तो उनकी उसमें रुचि लगने लगेगी। तो मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि इस प्रक्रिया से कक्षा की नीरसता की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी और छात्र थकान भी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए उनको क्रियाशील बनाए रखिए।
रायबर्न ने क्या कहा है? रायबर्न ने कहा है कि छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में प्रथम महत्व रखता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी एंड द पार्ट्स ऑफ द प्यूपिल इज ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इन द टीचिंग। अर्थात छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में प्रथम महत्व रखता है, तो छात्र को क्रियाशील रखना आवश्यक है। अब विभिन्न विषयों के शिक्षकों में कुशल निर्देशन में विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर छात्रों को सक्रिय बनाया जा सकता है। करके सीखने पर या करके सीखने का अवसर देकर बालक को क्रियाशील बनाया जाता है। जब उसको करके या जो है स्वयं छात्रों से भी इस शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करवाया जा सकता है। छात्रों को जितना आप कार्यक्रम में लगाए रहेंगे, जितना क्रियाशील रखेंगे, उतना ही छात्र का ज्ञान अस्थायी होगा। मेरे कहने का आशय यहाँ यह है कि अगर आप छात्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने शिक्षण को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप स्वयं छात्रों से सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर छात्रों को सक्रिय कर सकते हैं, एवं स्वयं छात्रों से भी इस शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन करवाया जा सकता है। करके सीखने की शिक्षा जो है शिक्षाविद जो मनोवैज्ञानिक विशेष जोर दे रहे हैं कि करके लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो इस संबंध में फ्राबेल भी यही कहते हैं कि बालक क्रिया के द्वारा ही कार्य को सीखता है, अर्थात जहाँ तक संभव हो उसे करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। कमेनियस ने भी यही कहा है कि इस फ्राबेल की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों को लिखना लिखकर, बात करना बात कर, गाना गाकर, तर्क करना तर्क द्वारा सीखने दो। तो इस प्रकार बालक को सक्रिय रखने हेतु कैसे सक्रिय रखेंगे? नाटक है, पर्यटन है, सर्वेक्षण है, छद्म विन्यास है, भूमिका निर्वहन है, या जो है रचनात्मक प्रोजेक्ट्स है, तमाम अंताक्षरी प्रतियोगिता है, बहुत चीज़ें हैं, उनका आयोजन करके और उनको आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सक्रिय रख सकते हैं। तो जब बालक सक्रिय रहेगा तो निश्चित तौर पर वो जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो अस्थायी रहेगा। तीसरा पॉइंट है रुचि का सिद्धांत। बहुत स्पष्ट है ये कि शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में रुचि जागृत करने का भी सिद्धांत है, जिसकी शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर रुचि ही नहीं है, कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और बालक उसमें रुचि नहीं ले रहा है, तो पढ़ाने का कोई मतलब रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षण में रुचि जागृत करना आवश्यक हो जाता है। पिंसेट महोदय ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी, तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा। यानी छात्र जब रुचि जागृत करेंगे तभी शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य हो सकता है। अतः शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु के प्रति छात्रों में रुचि जागृत किया जाए। यदि शिक्षक इस उद्देश्य में सफल हो जाता है, यानी रुचि जागृत करने में अगर शिक्षक सफल हो जाता है, तो छात्र ज्ञान को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न कैसे की जाए। तो एक व्यावहारिक पहलू है, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर होता है। इसके लिए शिक्षक विविध प्रकार का प्रयोग करता है, प्रयत्न करता है। कक्षा शिक्षण के समय तमाम प्रयास करता है अध्यापक कि जिससे उसकी कक्षा में छात्रों का रुचि उत्पन्न हो। अब उसमें आप अगर देखें वास्तव में तो 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे छात्रों में किस तरह से मॉडल, चित्र, चार्ट, ग्राफ, टीवी, VCR, फिल्म स्ट्रिक, फ्लैश कार्ड, समय रेखा चार्ट आदि के निरीक्षण से अधिक अवसर देना चाहिए। इससे रुचि जागृत होती है। रुचिकर बनाइए। छात्र की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए
पाठ का स्पष्ट उद्देश्य उन्हें बताया जाए कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका स्पष्ट उद्देश्य क्या है, तब जिज्ञासा उत्पन्न होगी। यदि शिक्षक व छात्र दोनों को उद्देश्य के निर्धारण का स्पष्ट पता चल जाए तो पाठ के प्रति छात्रों की जागृति उत्पन्न हो जाएगी। विषय वस्तु का छात्रों की क्रियाओं एवं उद्देश्यों में भी संबंध स्थापित किया जाए कि छात्र जो क्रिया कर रहा है और जो उद्देश्य है दोनों में संबंध स्थापित किया जाए तथा उसे छात्रों के जीवन से संबंधित किया, यानी उसको आप छात्र के जीवन से कोरिलेट कीजिए कि अगर छात्र ये सीख लेगा तो उसको आने वाले समय में उसके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, यानी जीवन से संबंधित आपका पाठ्यक्रम है कि नहीं है, तो उसका संबंध आप बताइए, तब बच्चा जो है रुचि उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार छात्रों को आप अपने हिसाब से तमाम उदाहरण दे करके, तमाम दृष्टांत दे करके और तमाम तरीके अपना करके उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी विषय में रुचि जागृत करना है तो विद्यालय के सिलेबस के साथ साथ पाठ्यसागामी क्रियाएं, या हिंदी में आपको करना है या किसी विषय में तो पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रयोग करें। पाठ्यसागामी क्रियाएं आप जानते हैं ना, पहले इसको पाठ्येतर क्रियाएं कहते थे पाठ के अतिरिक्त, लेकिन अब ये पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत आ गया है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कविता पाठ, अंताक्षरी आदि प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाएं तो इससे छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत होती है। तो ये 3 सिद्धांतों की हमने चर्चा किया। कल हम पुनः और सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें अभी बचा है प्रेरणा का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत हैं, इन शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए और अध्यापक के साथ साथ बालकों को भी होनी चाहिए। जो हमारे छात्राध्यापक हैं उनको होनी चाहिए, जो भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। तभी वह एक कुशल शिक्षक, एक योग्य शिक्षक, एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। शेष बातों पे हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।